एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रही हूँ। टोटल बायोलॉजी की 15 टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 16 और ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। और आप लोगों को पता है कि मैं मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है उसका सोर्स हमेशा एनसीईआरटी की बुक्स रखती हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक है वो आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक 9th, आरबीएससी के 8th क्लास की और आरबीएससी के 10th क्लास की बुक को इंक्लूड करते हुए नोट्स बनाए हैं, क्योंकि इन तीनों की तीनों बुक में जो है यानी आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन आरबीएससी की बुक्स में भी इनके बारे में बहुत अच्छे से और इजी वे में दिया गया है और ये चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों को मेंस एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगी, साथ ही साथ आप लोगों को प्री में तो हेल्प करेगी ही। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। और थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा बैठ जाता है और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एज यूजुअल, जैसे हर बार मैं आप लोगों के साथ में इसकी पीडीएफ शेयर करती हूँ, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। सबसे पहला बोला है कि हमारे चारों ओर अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन जीवों की असीमित विविधता यानी कि हमारे चारों ओर जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। भाई सभी जीव तो एक जैसे नहीं होते हैं, नहीं सभी पेड़ पौधे एक जैसे होते हैं, तो उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान यानी कि जो जूलॉजी है उसके जनक कौन है? अरस्तु। जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने दिया था? यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण करना चाहिए, ये बात बोली किसने थी? तो जॉन रे ने बोला था, लेकिन वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। द्विनाम पद्धति भी कैरोलस लिनियस ने दी, लेकिन पंच जगत अवधारणा वीटेकर ने दी। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप लोगों को 100% इस एक पेज में से देखने को मिलेगा। उसके बाद में द्विनाम पद्धति के आधार पर कुछ कुछ जीवों के और कुछ कुछ प्लांट्स वगैरह के हम लोग वैज्ञानिक नाम, जैसे मानव का होमोसेपियंस, आम का मैंजीफेरा इंडिका, मटर का पायसम सेटाइवम, गेहूं का टिट्रिकम एस्टिवम और मेंढक का राना टिग्रीना, ये वो नाम है जो आप लोगों को रिपीटेटिवली एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट भी है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं वी टेकर की पंच जगत अवधारणा में 5 जगत होते हैं, ऑब्वियसली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब हम लोगों को इनकी डिटेल देखनी है। सबसे पहले तो हम लोग इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन फ्लो चार्ट के रूप में हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले जीवधारियों को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पंच जगत वर्गीकरण कैसे प्राप्त हुआ वो देखेंगे। सबसे अब इसको 2 भागों में बांटा है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक में आ जाता है मोनेरा, तो पंच जगत प्रणाली का जो पहला पार्ट है मोनेरा वो प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। फिर यूकैरियोटिक के 2 भाग होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिका में आ जाता है आप लोगों के प्रोटिस्टा, तो प्रोकैरियोटिक मोनेरा और एक कोशिकीय प्रोटिस्टा, 2 हो गए। उसके बाद में आता है आप लोगों की बहुकोशिका बहुकोशिक जो होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका भित्ति वाले और कोशिका भित्ति रहित। तो कोशिका भित्ति रहित होते हैं वो होते हैं एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स। तो तीसरा हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। आगे देखेंगे कोशिका भित्ति सहित जो होते हैं, एक तो होता है प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले और प्रकाश संश्लेषण करने वाले। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले फंजाई और प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्लांटी। तो हो गए 5। देखिए मोनेरा, प्रोटेस्टा, देखिए यहाँ पर ये मोनेरा है, ये प्रोटेस्टा है, ये और यहाँ पर जो है वो फंजाई है या प्लांटी और ये एनिमेलिया। तो 5 हो गए। इस तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट फ्लो चार्ट देख सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके इसकी जो है वो डिटेल देखेंगे। सबसे पहला तो आ जाता है आप लोगों का मोनेरा। मोनेरा कैसे होते हैं? एज यूजुअल जैसे ऊपर देखा हम लोगों ने, प्रोकैरियोटिक होते हैं जिसमें सुसंगठित केंद्र कोशिकांग आदि नहीं होते हैं। स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। जनन होता है संयुग्मन द्वारा। अब इसके एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट है, जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गए, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि। इसकी ड्राइंग आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसके ड्राइंग में से भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। ये मोनेरा जगत के ये बैक्टीरिया है और ये एनाविना है, ठीक है। तो इसके अंदर स्थिर बीजाणु होते हैं, हेटेरोसिस्ट होते हैं। तो ये हम लोगों को चीजें वैसे बहुत डेप्थ में लगती है कि बहुत डिटेल में है, लेकिन ये आप लोगों को 9th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में ये सारी जो ड्राइंग मैंने ली है ना, जितने भी चित्र, वो सब मैंने 9th क्लास के एनसीईआरटी की बुक से ली है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के 9th की बुक में जो है वो गिवन है और इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है, लेकिन ये 9th क्लास की बुक में
है, और 9th में से तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली बनते हैं। सेकंड नंबर पर हम लोग देख लेते हैं प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में ड्राइंग हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसकी देख लेते हैं डिटेल। ये एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इसमें सुसंगठित केंद्रक और झिल्लीबंद कोशिकांग होते हैं। इनमें गमन के लिए अलग से स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सीलिया, फ्लैजिला आदि। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये अलैंगिक जनन करते हैं, कोशिका संलयन करते हैं। लैंगिक जनन करते हैं युग्मनज, यानी अलैंगिक जनन कोशिका संलयन के द्वारा, और लैंगिक जनन ये करते हैं युग्मनज के द्वारा। अब इसके एग्जाम्पल के कुछ एक कोशिकीय शैवाल हो गया, डायटम्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। तो कई बार क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो पंच जगत प्रणाली है उसके अंदर जो पैरामीशियम है, यूग्लिना है, या एक कोशिका शैवाल होते हैं, वो किसका पार्ट होते हैं। फिर ऑप्शन दे देंगे तो ऑब्वियसली वो किसका पार्ट होते हैं, वो होते हैं आप लोगों के प्रोटेस्टा का। अब इसमें आप लोग इसकी ड्राइंग देख सकते हैं। ये अमीबा है। अमीबा का कंप्लीट स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप लोगों को प्रोटोजोआ दिख रहा होगा। प्रोटोजोआ में ये आप लोगों के यूग्लिना आ गया, यानी ये तीनों ही प्रोटोजोन्स है। ये अमीबा, ये यूग्लिना, और ये तीसरा वाला पैरामीशियम। अब यहाँ पर ये यूग्लिना है जिसके अंदर फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला यानी कि एक फ्लैजिला ये। ठीक है, फिर आता है तीसरे नंबर पर आप लोगों के पैरामीशियम। पैरामीशियम में ये छोटे 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 जो दिख रहा है ना, ये इसके अंदर क्या है, ये इसके पैर है, ये फ्लैजिला और सीलिया है। ठीक है, आगे थर्ड नंबर पर हम लोग देख लेते हैं फंजाई, यानी कि जिसको हम लोग फंगी भी बोलते हैं। ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी यानी कि खुद का जो भोजन निर्माण है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक्स होते हैं। पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, जिसे मृतजीवी कहते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। कुछ फंजाई सजीव पौधों और जंतुओं पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, जिनको परजीवी कहते हैं। यानी कि कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो सजीव पौधों और जंतुओं पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, तो उनको परजीवी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसकी और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हम लोग देख लेते हैं, फिर इसकी ड्राइंग देखेंगे। फंजाई में पतली धागे की समान संरचनाएं होती है, जिनको कवक तंतु या फिर माइसीलियम भी बोलते हैं। इनके कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। इनमें कायिक जनन विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा, लैंगिक जनन एस्को बीजाणु द्वारा व बेसिडियो बीजाणु द्वारा होता है। जैसे कि ईस्ट हो गया, मोल्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सारे। ठीक है, इसकी ड्राइंग हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर फंजाई, फंजाई में सैकेरोमाइसिस, जिसको ईस्ट भी बोलते हैं, पेनिसिलियम हो गया, एगेरिकस हो गया। तो ये एग्जाम्पल, ये ड्राइंग इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ड्राइंग देख के एग्जाम्पल्स याद रहे कि भाई कौन किसका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक नोट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइकेन जो होता है वो फंजाई के अंतर्गत आता है। कई बार पूछा जाता है लाइकेन क्या होता है, तो शैवाल और कवक का भाग होता है जो कि फंजाई के अंतर्गत आता है। आगे आता है फोर्थ नंबर पर प्लांटी। प्लांटी यानी प्लांट्स। इसमें कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक व यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जो स्वपोषी होते हैं। ऑब्वियसली प्लांट होते हैं वो स्वपोषी ही होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को, प्लांटी यानी प्लांट्स, सारे के सारे पौधों को रख दिया गया है। जैसे पादपों को क्रमशः थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवर्त बीजी भागों में बांटा गया है। इनकी जो डिटेल है वो हम आगे देखेंगे। अभी हम लोग मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और पांचवा आता है एनिमिलिया। अब हम एनिमिलिया को देखेंगे और इनकी जो डिटेल है प्लांटी की वो हम आगे देख रहे हैं। पहला हम लोग एनिमिलिया कंप्लीट कर लेते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है और ये जीव विषमपोषी होते हैं। एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि जीव जंतु वगैरह, मानव वगैरह, वो सारे एनिमेलिया में आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक और कि ये जो थैलोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना प्लांटी, ये जो प्लांटी वाला पार्ट देखा ना, इसका हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे कि प्लांटी में ये जो 5 पार्ट आए हैं, ये 5 पार्ट थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये कहाँ से आए हैं, इसकी हम लोग इस तरीके से फ्लो चार्ट है कंप्लीट, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला आता है पादप। पादप में क्या होता है, पादप जिसका शरीर बिना विभेदन के, यानी कि जो शरीर होता है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, तो उसका एक ही पार्ट होता है थैलोफाइटा। और विभेदित पादप शरीर होता है जिसका प्लांट का शरीर जो होता है वो आप लोगों के 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक तो जिसमें संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, उसमें आ जाता है ब्रायोफाइटा, और दूसरे होता है जिसमें संवहनी ऊतक होते हैं। तो संवहनी ऊतक वाले होते हैं वो आगे 2 और भाग में होते हैं। पहला आता है जिसमें बीज नहीं होते हैं, बीज रहित, वो टेरिडोफाइटा, और दूसरा आता है बीज उत्पादित करने वाले, यानी जिसमें बीज होते हैं। बीज उत्पादित करने वाले अगेन से 2 हो जाते हैं। एक तो नग्न बीजी, यानी कि जिनके बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, कवर नहीं होते, उसके ऊपर कवर नहीं होता है, वो होता है जिम्नोस्पर्म। अनावर्त बीज जिसको बोलते हैं। और फिर आता है बीज उत्पादित करने वाले में दूसरा, फलों में बंद बीज वाले, जिसमें पहला आता है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के भी आगे 2 भाग होते हैं। एक तो होता है 2 बीजपत्री वाले, एक द्विबीजपत्री, और एक बीजपत्री वाले, एक बीजपत्री। तो यहाँ पर भी 5 हम लोगों ने देख लिए। पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये हो गए 5। अब हम इन पांचों की डिटेल देखेंगे। सबसे पहला हम लोग चौथे भाग पे देख रहे हैं
प्लांटी, चौथे नंबर पे प्लांटी था। प्लांटी की डिटेल में पहला आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में देखिए, सबसे पहले इसकी डिटेल देखेंगे, फिर इसकी ड्राइंग देखेंगे। थैलोफाइटा में कौन कौन आते हैं? इन पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। जैसे इनका पादप जो होता है वो थैलस कहलाता है। जैसे शैवाल, जो कायिक, यानी कि इसके एग्जाम्पल है शैवाल, इसमें आ जाते हैं। थैलोफाइटा में शैवाल आ जाते हैं, जिसका शरीर शैवाल होता है ना, इसका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। जो कायिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं और लैंगिक जनन भी करते हैं। शैवालों के कुछ एग्जाम्पल जैसे यूलोथ्रिक्स, अल्वा, कारा, क्लेडोफोरा, स्पाइरोगाइरा, सारे के सारे एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है। आगे इसमें कायिक जनन होता है विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा, लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन द्वारा। इसके कुछ ड्राइंग जैसे कि ये स्पाइरोगाइरा है, ये अल्वा है, ये क्लेडोफोरा है, ये यूलोथ्रिक्स है। ये सिर्फ नाम याद रखने हैं, ड्राइंग याद रखने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग ऐसे ही याद आप लोगों को रहे इसीलिए मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी है। दूसरा आ जाता है ब्रायोफाइटा, दूसरे नंबर पर आ जाता है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा की डिटेल देखेंगे। ये पादप जगत के उभयचर होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के ये उभयचर होते हैं। यह पादप ऐसा होता है जिसमें वास्तव में मूल तना पत्तियां नहीं होती है, लेकिन ये पादप तना पत्ती जैसी संरचना में विभेदित होता है। यानी कि एक्चुअल में जो होती है ना, जो पत्तियां वगैरह होती है, वो एक्चुअल में इसमें होती नहीं है, लेकिन इसकी तरह दिखती है, जैसे पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, उसकी समान संरचनाएं होती है इसके अंदर। इन पादपों के शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक जल और दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं होते हैं। जैसे संवहन उत्तक वगैरह होता है ना, तो वो इनमें नहीं होता है, जाइलम फ्लोएम वगैरह वो इनमें नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है कि ब्रायोफाइटा में लीवर्ट बर्ट आते हैं, मॉस आते हैं। इनमें अलैंगिक जनन थैलस के द्वारा, थैलस के विखंडन होता है, उससे अलैंगिक जनन हो जाता है, या फिर इनमें अलैंगिक जनन, इनमें ही कोई विशिष्ट संरचना गैमा बनती है, उसके द्वारा होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। इनमें लैंगिक जनन होता है, जो पौधों के लिए जड़ पर निर्भर करते हैं। और लैंगिक जनन युग्मोद्भिद के पुंधानी व स्त्रीधानी से उत्पन्न पुंमड़ों व अंड के संयोजन से ही होता है। इसके एग्जाम्पल में मॉस देख लिया था। मॉस में पहला आता है फ्यूनेरिया और मर्केशिया। अब हम लोग इसके डिटेल देख लिए। अब इसके कुछ ड्राइंग देख लेते हैं। फ्यूनेरिया, ये फ्यूनेरिया है, और ये मर्केशिया, और ये आ जाता है रिक्सिया। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। आगे ये जो चीज है ना ब्रायोफाइट में, कि पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकते हैं। आगे देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स। इनका शरीर जो होता है वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। ये पादपों में जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक, यानी कि जो संवहन उत्तक होते हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जाइलम फ्लोएम किस में होते हैं, तो वो होता है टेरिडोफाइट्स में। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि मार्शीलिया, फर्न, हॉर्सटेल। ये पादप क्या करते हैं, सामान्यतः नम स्थानों पर होते हैं। नम जो गीले गीले स्थान होते हैं ना, वहां पर होता है जहाँ पानी ज्यादा होता है। इन पादपों में बीजाणु द्वारा तथा पुंदानी बीजाणु द्वारा तथा पुंदानी व स्त्रीधानी से उत्पन्न पुमणु व अंड के संयोजन द्वारा जनन होता है। ठीक है। जनन किसके द्वारा होता है वो याद रखिए। आगे देख लेते हैं कुछ टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल। जैसे मार्शीलिया, तो ये मार्शीलिया है और ये फर्न है। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग नोट पॉइंट। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जननांग अप्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट इनके अंदर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इनमें फल व बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, यानी ये फल और बीज आदि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। तो ऐसे पादप जिनमें फल व बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स। याद रखिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन। और वे पौधे जिनमें जनन अंग पूरी तरीके से विकसित होते हैं और जनन के बाद में बीज भी उत्पन्न होते हैं, उनको फेनेरोगोम गेम्स बोलते हैं। बीज लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है। बीज लैंगिक जनन के बाद में उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ में संचित खाद्य पदार्थ भी होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास व अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर पौधों को पुनः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। जैसे पहला आ जाता है बीज की अवस्था के आधार पर दो भागों में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी कि जिसके ऊपर कवर नहीं होता है, अनावर्त होते हैं। जैसे जिम्नोस का मतलब होता है नग्न या अनावृत, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। तो यानी ऐसे बीज जो अनावृत होते हैं, कवर नहीं होते हैं, इसलिए इनको नग्न बीजी पौधे कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, नग्न बीजी पौधे कौन से हो जाते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है। आगे देख लेते हैं। ऐसे पौधे जिनमें बीजांड अंडाशय से ढके हुए नहीं होते हैं, यानी कवर नहीं होते हैं, निषेचन से पहले और बाद में अनावृत ही रहते हैं, इसीलिए ये अनावर्त बीजी पादप कहलाते हैं। इन पादपों में लंबे समय तक झाड़ियां और वृक्ष, लंबे लंबे वृक्ष और झाड़ियां वगैरह आते हैं, और ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। पूछ सकते हैं, कोई भी विशेषता दे देंगे, फिर पूछ लेंगे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी किसकी विशेषता है। तो यहाँ पे कुछ नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म भी है। ये पाइनस है और ये साइकस है। लंबे लंबे दिख रहे हैं ना, लंबे लंबे जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो इसी के पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा।
इनमें मूसला मूल होती है और कुछ पादपों की जड़ें कवक से सहयोग भी कर लेती है, जिसको कवक मूल बोलते हैं, जैसे कि पाइनस। आगे देख लेते हैं, कुछ पादपों में छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ में सहयोग कर लेती है और जिसे प्रवाल मूल बोलते हैं, जैसे कि साइकस। आगे देख लेते हैं, पांचवा हम लोग देख रहे हैं एंजियोस्पर्म, यानी कि आवर्त बीजी, यानी कि जिसका जो बीज होता है, जिसका जो स्पर्म होता है, वो किससे ढका हुआ रहता है, वो कवर रहता है। तो एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ और स्पर्म का मतलब होता है बीज, जिसका बीज ढका हुआ हो। तो ऐसे पौधे जिनमें बीज फलों से ढके हुए रहते हैं, कवर रहते हैं। पादपों के बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में क्या बन जाता है, फल बन जाता है। इन पादपों में भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या भ्रूणपोष में होता है और इन्हें पुष्पी पादप बोलते हैं। तो आवर्त बीजी जो होते हैं उनको पुष्पी पादप बोलते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आता है एक बीजपत्री, दूसरा आता है द्विबीजपत्री। अब ये तो नाम से ही पता है, एक बीजपत्री वाले पौधे एक बीजपत्री और दो बीजपत्र वाले दो बीजपत्री। जिसके अंदर एक बीजपत्र होता है वो एक बीजपत्री, जैसे कि ये ड्राइंग, और द्विबीजपत्री जिसके अंदर, अब इसकी और ज्यादा डिटेल देखने की जरूरत नहीं है कि एक बीजपत्री क्या है, इनके एग्जाम्पल, वो सब हमारे नहीं है कोर्स में। हमारे 9th 10th तक इतना ही है, तो हम लोग इतना ही देखेंगे। इन पादपों में कायिक जनन होता है और नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन के द्वारा लैंगिक जनन होता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, सरसों, आम, बरगद, इजी भी है और याद भी रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके 5 पार्ट, यानी कि जो भी थे हम लोगों ने देखे थे, इसके 5 पार्ट होते हैं, वो हम लोगों ने देख लिए कंप्लीट। कौन कौन से थे एक बार वापस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला आप लोगों के आ रहा था थैलोफाइटा, दूसरा आ रहा था ब्रायोफाइटा, तीसरा आप लोगों का आ रहा था टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म और पांचवा आता है आप लोगों के एंजियोस्पर्म। तो 5 ही हम लोगों ने देख लिए, यानी कि जो प्लांटी थे उसके 5 पार्ट थे। अब हम लोग देख रहे हैं एनिमेलिया, जो 5वां भाग हम लोगों ने देखा था ना, पंच जगत प्रणाली का एनिमेलिया। अब एनिमेलिया पार्ट को हम लोग देखेंगे डिटेल में। एनिमेलिया, इस जगत में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा विषमपोषी जीव आते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी जो एनिमल्स होते हैं ऑब्वियसली हम लोगों के अंदर नहीं होती है कोशिका भित्ति। नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर एनीमिलिया के भी 2 भाग होते हैं। एक तो अपृष्ठवंशी यानी नॉन कॉर्डेट, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और पृष्ठवंशी यानी कॉर्डेट, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। अब हम इसको भी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला आता है अपृष्ठवंशी यानी नॉन कॉर्डेट, यानी इन जंतुओं में कशेरुक दंड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नहीं होती है। इसके 8 भाग होते हैं, जिसमें हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब होता है छिद्र, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर जो होता है वो छिद्र युक्त होता है, छिद्र छिद्र होते हैं। इन जीवों के पूरे शरीर पर छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को बोलते हैं ऑस्टिया। ये अचल होते हैं, यानी चल नहीं सकते हैं, जो किसी आधार से चिपके हुए रहते हैं, बस वो आधार से चिपके हुए रहते हैं, अपना भोजन वगैरह ले लेते हैं। जल इन छिद्रों के द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है और बड़े रंध्र ऑस्किलम द्वारा बाहर निकल जाता है। इनका शरीर जो होता है वो कठोर आवरण या बाह्य कंकाल से ढका हुआ रहता है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है पॉरीफेरा के, जैसे कि यूप्लेक्टेला हो गया, साइकोन हो गया और पॉरीफेरा हो गया। एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा पॉरीफेरा का। इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, सरल होती है। इसमें उत्तकों का विभेदन नहीं होता है, यानी उत्तक वगैरह कुछ विभेदित नहीं होते हैं, डायरेक्ट इनका स्ट्रक्चर ही होता है। और इनको पॉरीफेरा को स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं, जैसे सामान्यतः समुद्री आवास में जो रहते हैं, जैसे यूप्लेक्टेला, साइकोन और स्पॉन्जिला। सेकंड नंबर पर आप लोगों का आ जाता है निडेरिया। निडेरिया जिसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में सिलेंट्रेटा है, कुछ बुक में निडेरिया है। ये जलीय जंतु होते हैं, यानी जल में पाए जाने वाले। अब इनमें उत्तक वगैरह होते हैं, ठीक है, और इनमें देह गुहा होती है, यानी बॉडी इनमें एक्चुअल में होती है। इनका शरीर कोशिका की 2 परतों, जिसे आंतरिक और बाह्य का बना हुआ होता है, यानी 2 परतें होती है, एक आंतरिक परत, एक बाहरी परत। इनके कुछ जातियां समूह में रहती है, जैसे कोरल, और कुछ कोरल यानी जो समूह में रहती है उसको कोरल कहते हैं, और कुछ एकांकी होती है, कुछ एकांकी होती है, जैसे हाइड्रा। इन जंतुओं में स्पर्शक होते हैं अथवा शरीर के अन्य स्थानों पर दंश कोशिकाएं वगैरह पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा हो गया, समुद्री एनिमोन हो गया, जेलीफिश, यानी जो प्लांट ऐसे प्लांट है इसके अंदर, यानी ऐसे एनिमल्स हैं जो समुद्र वगैरह में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिलेंट्रेटा के कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये हाइड्रा है, ये समुद्री एनिमोन। अभी इसके अंदर देखिए ये स्पर्शक होते हैं, यहाँ पे ये स्पर्श करने वाली, और यहाँ पे ये दंश कोशिका है। तो ड्राइंग देख के आप लोगों को क्या होगा ना कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो आप लोगों को याद रहेगी, इसीलिए मैंने ड्राइंग को इंक्लूड किया है। अगला आता है प्लेटीहेल्मिथीज। प्लेटीहेल्मिथीज जो होते हैं उनको चपटे क्रम में भी बोलते हैं। इस संघ के अधिकांश जंतु मनुष्य व अन्य प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, त्रिकोरकी। त्रिकोरकी का मतलब क्या होता है, धड़, पैर और सर में विभक्त होता है, ठीक है। ये द्विपार्श्व समित, द्विपार्श्व समित जैसे कि हम जो होती है, जैसे मिरर इमेज नहीं होती है किसी में भी,
जैसे मानव वगैरह में मिरर इमेज यानी ये वाला पोर्शन इक्वल होता है, वो द्विपार्श्व सममित होती है और इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, यानी देह गुहा इसमें एक्चुअल में इसमें बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो विभेदित नहीं रहते हैं, जैसे प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टीनिया, फीताकृमि आदि। कुछ प्लेटीहेल्मिंथीज के एग्जाम्पल हो गए प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टैपवर्म आदि, ये सारे, ठीक है, ये हो गए प्लेटीहेल्मिंथीज। आगे देख लेते हैं हम लोग एस्केहेल्मिंथीज, इसको निमेटोडा भी बोलते हैं। इस संघ के जंतुओं का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है और इनको गोलक्रमी भी बोलते हैं, गोल गोल होते हैं। इनका शारीरिक संगठन जो होता है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है। ये त्रिकोरक होते हैं, वापस से त्रिकोरक यानी कि सर, धड़ और पैर तीनों में विभक्त रहता है। इनमें भी द्विपार्श्व सममित यानी कि दायां भाग और बायां भाग एक जैसा होता है और इनकी जो देह गुहा होती है उसको कूट सीलोम पाए जाते हैं। अधिकांश परजीवी जो इसी भाग के होते हैं और दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, गोलकृमि, फाइलेरिया, पेनकृमि, एस्केरिस और वुचुरेरिया। अब इसके कुछ निमेटोड्स भी बोलते हैं इनको, एस्केल्मेंथीज, जैसे एस्केरिस हो गया, ये एस्केरिस और वुचुरेरिया। आगे देख लेते हैं हम लोग एनेलिडा। एनेलिडा क्या होता है, जिसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर जो होता है वो स्पष्ट खंडों में यानी पार्ट 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 ऐसे ऐसे बटा हुआ रहता है पार्ट्स में। इनमें संवहन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन व तंत्रिका तंत्र वगैरह सब होते हैं और उत्सर्जन के लिए इनके अंदर वृकक यानी कि नेफ्रीडिया होते हैं। सबसे पहले तो इसकी कुछ ड्राइंग देख लेते हैं कि एनेलिडा में कौन कौन आता है। एक तो नेरिस, केचुआ, जोक। थोड़े से डरावने हैं दिखने में लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। ये जल स्तर दोनों में पाए जाते हैं, जल में भी और स्थल में भी, जैसे केचुआ हो गया, नेरिस हो गया, जोंक हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो होता है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा, ऑर्थोपोडा। इनका शरीर भी खंड युक्त होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, संधि, और पोडास का मतलब होता है उपांग, यानी कि उपांग जो होते हैं वो पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, संधित उपांग होते हैं। इस संघ में कीट वर्ग आते हैं, यानी जितने भी कीट है वो सब इसी के भाग होता है। तो कुछ ऑर्थोपोडा जंतु हो गए, जैसे तिलचट्टा हो गया, घरेलू मक्खी हो गई और तितली हो गई, ये शतपाद यानी 100 पैरी जो होती है ना वो हो गया। इनमें उत्सर्जन के लिए मेल पी की नलिकाएं होती है। बाहरी कंकाल काइटिन का बना हुआ रहता है, जैसे झींगा हो गया, झींगा मछली होती है वो हो गया, झींगा मछली नहीं, ओनली झींगा, झींगा हो गया, तितली हो गई, मक्खी हो गई, मकड़ी हो गई, बिच्छू हो गया, केकड़े, तिलचट्टे वगैरह जो होता है ना वो सब इसी का पार्ट है। आगे देख लेते हैं हम लोग मोलस्क। मोलस्का में क्या होता है, इस संघ के जंतुओं का शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है। कुछ प्राणियों में शरीर कठोर कैल्शियम के कवच से ढका हुआ रहता है, जैसे कि घोंगा हो गया, सीप हो गया, ऑक्टोपस हो गया। जैसे कुछ मोलस्क जंतु, जैसे काइटोन, काइटोन हो गया, ऑक्टोपस, घोंगा हो गया और यहाँ पर हो जाता है यूनियो। तो ये ड्राइंग है मोलस्का की, आप लोग देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मिटा लास्ट पार्ट 8th वाला। इन जंतुओं में कैल्शियम मुक्त अंतकंकाल होता है। इनकी त्वचा जो होती है वो कांटों से आच्छादित रहती है, जैसे स्टारफिश, समुद्री अर्चिन वगैरह आदि। इसकी ड्राइंग आप लोग देख सकते हैं। ये जो है वो आप लोगों को समुद्री अर्चिन दिख रही है, यहाँ पर ये तारा मछली हो गई, ये समुद्री खीरा हो गया, यहाँ पे ये पंख तारा हो गया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम्पल अगर थोड़ी इनकी मेन मेन विशेषता याद रखिएगा, वो आती है एग्जाम में पूछी जाती है। सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया पृष्ठ अपृष्ठवंशी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और दूसरा आ जाता है अपृष्ठवंशी जिसमें कॉर्डेट, इन जंतुओं में रोटोकॉर्ड, वास्तविक मेरुदंड, अंतःकंकाल होता है। शरीर द्विपार्श्व सममित जो बता दिया, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन बराबर होता है, इक्वल होता है, और त्रिकोर की यानी धड़ और सिर और पैर में विभक्त होता है। इसको आगे वापस से 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला आ जाता है आप लोगों के पीसीज यानी कि मत्स्य, यानी जितनी भी मछलियां आती है। तो ये मछलियां आप लोग देख लीजिए, कुछ मत्स्य यानी कि जितनी भी मछलियां होती है वो सारी। मत्स्य यानी मछलियां होती है, श्वसन के लिए गिल्स होते हैं, क्लोम होते हैं, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, असमतापी होते हैं और अंडे देने वाले होते हैं। इनका हृदय द्विकोष्ठीय, ये इंपॉर्टेंट है। मछलियों का हृदय 2 कोष्ठ, एक आलिंद एक निलय। तैरने के लिए मांसल पूंछ होती है। कुछ मछलियों में कंकाल होता है, वो केवल उपास्थियों का बना हुआ रहता है। अब कुछ मछलियां तो आप लोगों को पता ही है, ये टॉपिक इजी है, जैसे रोहू, कुत्ता मछली, विद्युत मछली, तारा मछली, वो सारी। दूसरा आ जाता है आप, ये आई थिंक रिपीट हो गया है, ये वाली जो पीडीएफ वो आई थिंक आप लोगों की रिपीट हो गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, ये वाला जो पेज है ना 15 नंबर वाला पेज, वो अगेन से रिपीट हो गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग उभयचर। उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, ये जल स्थलचर होते हैं, यानी जल में भी चलते हैं और स्थल में भी चलते हैं। इनके त्वचा जो होती है उसके ऊपर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें श्वसन, क्लोम, फेफड़े, त्वचा
त्वचा द्वारा होता है। ये समतापी होते हैं और अंडे देते हैं। जैसे कि कुछ स्थल और जल वाले आप लोग देख लीजिए, सैलामेंडर हो गया, टॉड हो गया और साधारण मेंढक, वृक्ष मेंढक, वो सारे। हृदय जो होता है वो त्रिकोष्ठीय होता है, 2 आलिंद होता है, 1 निलय होता है, जैसे मेंढक, सैलामेंडर, टॉड आदि। आगे देख लेते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर सरीसृप, जो सांप वगैरह होते हैं। इनका शरीर सल्कों से ढका हुआ रहता है, श्वसन फेफड़ों के द्वारा। हृदय 3 कोष्ठीय, जैसे मगरमच्छ। जैसे हृदय जो होता है वो बाकी सब में 3 कोष्ठीय होता है, लेकिन मगरमच्छ वगैरह में 4 कोष्ठीय होता है। ये असमतापी होते हैं और अधिकांश अंडे देने वाले होते हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके हुए रहते हैं और उभयचर की तरह जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, वृक्ष आदि इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 3 पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं, यानी कि सरीसृप तक का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं चौथे नंबर पर पक्षी। पक्षी जिसको हम लोग बर्ड भी बोलते हैं या फिर इसको एविस भी बोलते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती है? ये समतापी होते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 4 कोष्ठ में बटा हुआ होता है और इनमें जो सांस की प्रक्रिया होती है वो फेफड़ों के द्वारा होती है। और इसमें कुछ स्पेशलिटी होती है कि इन पक्षियों में उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन शुतुरमुर्ग में नहीं। यानी कि सारे के सारे पक्षी जो होते हैं वो उड़ सकते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है। पक्षी है बट उड़ नहीं सकता, जैसे कबूतर हो गया, कौवा और जो गौरैया वगैरह होते हैं, ये कुछ पक्षी, ये तो कॉमन है, पक्षी आप लोगों को पता ही है। आगे एक और नोट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि के ऑप्टेरिस सरीसृप व पक्षी दोनों के बीच की योजक कड़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है कि सरीसृप और पक्षी इन दोनों के बीच की योजक कड़ी कौन सी होती है, तो वो होती है ऑर्के ऑप्टेरिस। इनकी अस्थियां जो होती है वो, यानी पक्षियों की जो अस्थियां, हड्डियां होती है वो खोखली होती है, जिसके कारण वो उड़ सकते हैं, जैसे कबूतर, चिड़िया, मोर वगैरह ये सब। आगे देख लेते हैं फिफ्थ नंबर, स्तनधारी यानी कि मैमल्स जो होते हैं, जो समतापी होते हैं। हृदय 4 कोष्ठीय, जैसे मनुष्य। ये जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? शिशुओं को जन्म देते हैं और इनमें दुग्ध ग्रंथियां होती है और ये बच्चों को, शिशु यानी कि शिशुओं को जन्म देने का काम करते हैं। अब जैसे भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ स्तन पाई कौन कौन से है, जैसे बिल्ली हो गया, मनुष्य, ये यहाँ पर व्हेल मछली हो गया, चूहा हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सारे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं नोट पॉइंट, कि सामान्यतया जो स्तनधारी शिशु होते हैं वो जन्म को, स्तनधारी जो होते हैं वो शिशुओं को ही जन्म देते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो एकिडना होता है वो अंडे देता है। यानी एकिडना जो है वो क्या है? वो स्तनधारी है, लेकिन वो शिशु को जन्म नहीं देता है, वो अंडा देता है। कंगारू जो होता है वो अविकसित बच्चों को जन्म देता है और अविकसित बच्चा जो होता है वो मार्सुपियन नामक थैली के अंदर तब तक लटका हुआ रहता है जब तक कि उसका पूर्णतया विकास नहीं हो जाता। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल, मनुष्य, चूहा, बिल्ली और चमगादड़। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 के 5 ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब हम लोग इसके कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य जो अन्य महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और ये जो चीजें हैं लास्ट वाली अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये आरबीएससी की बुक से लिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। और मानव ने स्वार्थ के लिए क्या किया? महत्वपूर्ण जैव विविधता की हानि हो रही है, इसी को जैव विविधता हॉटस्पॉट बोलते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है? यानी कि कुछ कुछ जगह पे ऐसी है जहां मानव जो है वो अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है? जीव जंतुओं की हत्या कर रहा है, उनको मारने का काम कर रहा है। तो वो जो क्षेत्र है जहां पर मानव के हित के लिए जैव विविधता को हानि हो रही है, वो हॉटस्पॉट कहलाते हैं। संपूर्ण विश्व में 34 हॉटस्पॉट है, जिसमें से 2 जैविक हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट व पूर्वी हिमालय क्षेत्र भारत में है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गांगेय डॉल्फिन, जिसको यानी गंगा डॉल्फिन, जो 2009 में बना था। अब देख लेते हैं रेड डाटा बुक क्या होती है, यानी कि लाल पुस्तक किसको बोलते हैं? ये ऐसी पुस्तक होती है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड है, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो संकट में है, आने वाले समय में हम लोगों को नहीं मिलेगी। रेड डाटा बुक का प्रकाशन 1972 में आईयूसीएन यानी कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा किया गया था और आईयूसीएन का गठन 1968 में किया गया था और भारत में जैव विविधता एक्ट का बनाया गया 2002 में। अब हम लोग कुछ विलुप्त प्रजातियां देख लेते हैं, यानी जो पूर्णतया विलुप्त हो चुकी है लेकिन अब यहाँ नहीं दिखती है, पूर्णतया विलुप्त है। जैसे डोडो पक्षी, जंगली कबूतर, वूली मैमथ, तस्मानियन टाइगर वगैरह, ये सारे। और कुछ विलुप्त पादप प्रजातियां जैसे कोकिया कुकी, साइडेकस हो गया, वुड्स हो गया, सेंट हेलेना जैटून हो गया, ये सारे। अब हम लोग कुछ संकटापन्न जंतु प्रजातियां देख लेते हैं, जैसे एशियाटिक सिंह हो गया, गंगा डॉल्फिन, कृष्णमृग, एक सींग वाला गेंडा, गोडावन, सोन चिरैया, गिद्ध, बिच्छू, ये सारे। संकटापन्न पादप प्रजातियां कौन सी है? पनीरबंद, रोहिड़ा, इंद्रोग, गुगुल और फोगड़ा।
देखिए, यहाँ पर जो है वो सारे विलुप्त प्रजातियाँ हैं, यानी कि कंप्लीट विलुप्त हो चुकी है, अभी है ही नहीं। और ये संकटापन है जो यानी अभी है, लेकिन आने वाले समय में शायद हम लोगों को नहीं मिलेगी। एक और नोट पॉइंट कि कुर्जा या साइबेरियन क्रेन जो होता है वो राजस्थान का प्रवासी पक्षी होता है, जो जलवायु विविधता के कारण प्रवास करता रहता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। तो ये जो टॉपिक था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी कंप्लीट पीडीएफ को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।